Hello students, welcome to Neelkanth Educational Point once again. Thank you for your responses, all that you have given me. और आज जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो क्लास 9th की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मोशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो चैप्टर का नाम सुनते ही आता है वो है कि मोशन क्या है, गति क्या है। ठीक है, मोशन क्या है। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो आप लोगों की बुक्स में जो जनरली डेफिनेशन सुनने को मिलेगी वो क्या है, मोशन क्या है। मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मोशन इज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with time. That's it. यानी कि किसी वस्तु की गति समय के साथ उसके स्थान परिवर्तन को हम, अगर कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान परिवर्तित कर रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, गति कहेंगे। ठीक है, मोशन इज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। तो फिलहाल के लिए हम टाइम के बारे में बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ इतना पूछेंगे। मेरा जो अगला सवाल होगा, ये वर्ड पोजीशन जिसे हम हिंदी में स्थिति कहते हैं, ये क्या है? व्हाट इज पोजीशन? स्थिति क्या है? तो अब स्थिति को समझने के लिए आपके पास हो सकता है कोई आंसर हो, और प्लीज कमेंट कीजिए अपने आंसर को। अगर आपको इस पर कोई आंसर, आपके पास कोई आंसर है तो इसको कमेंट कीजिए, और जो कमेंट अच्छा होगा उसे मैं पिन भी करूंगा अपनी वीडियो में। तो मैं आपको ये समझाऊं अगर कि पोजीशन क्या है, तो उसके लिए सिंपली दो क्वेश्चंस हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपका घर यहां से कितनी दूर है, तो मान लीजिए कोई कहता है कि मेरा घर यहां से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो उसने मुझे क्या बताया, सिर्फ डिस्टेंस बताई, दूरी बताई, और कुछ नहीं बताया। लेकिन अगर मैं उससे पूछता हूं आपका घर कहां है, तो वो बताएगा मेरा घर इस दिशा में 10 किलोमीटर की दूरी पर है, या इस दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी पर है, वगैरह वगैरह। राइट। तो पोजीशन अपने आप में क्या है, किसी वस्तु की स्थिति क्या है, उस वस्तु की किसी स्थान से या दर्शक से दूरी, और साथ में एक निश्चित दिशा। ठीक, मतलब जब आपको किसी वस्तु की स्थिति बतानी होगी तो आपको दो चीजें बतानी होंगी। पहली आपको बतानी होगी कि वस्तु की वर्तमान जगह से, जहां पर अभी हम हैं, उस जगह से दूरी क्या है, और साथ में हमें बतानी होगी कि ये दिशा क्या है। हो सकता है आप लोगों ने ये टॉपिक अपने स्कूल में, कोचिंग में ऑलरेडी पढ़ा हो, तो आप ये अच्छी तरह से जानते होंगे कि स्थिति क्या है, एक सदिश राशि है। लेकिन शायद आपने ये नहीं समझा होगा कि सदिश राशि क्यों है। सदिश राशि इसलिए है क्योंकि जब हम स्थिति की बात करते हैं तो हमें दोनों चीजें बतानी होती हैं। वस्तु की किसी निश्चित बिंदु से, हम संदर्भ बिंदु उस बिंदु को कह सकते हैं जिसे निश्चित बिंदु मैं कह रहा हूं, उससे वस्तु की दूरी और साथ में दिशा। तो क्या ये डेफिनेशन जो आपने अभी लिखी, क्या वो कंप्लीट है? किसी वस्तु का अपनी स्थिति में परिवर्तन करना, समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करना गति कहलाता है। क्या यह डेफिनेशन कंप्लीट लग रही है आपको? नहीं, ये कंप्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए कि मेरा ये हाथ है या ये मार्कर है, अगर मैं इन दोनों को मूव कराऊं तो आप वीडियो में देखेंगे कि ये एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। ऐसे हो सकता है समझ में नहीं आया हो, ऐसे देखिए। ठीक, ये है इस दूरी पर रखा। अब आप वीडियो में देखते जाइए, पूरी वीडियो में आपको क्या दिख रहा है, हाथ और मार्कर दोनों एक साथ हैं। ये अब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अपनी जगह बदल नहीं रहे। ठीक, तो स्थिति जो है वो अपने आप में कोई एब्सोल्यूट चीज नहीं है। मतलब ये अपने आप में निरपेक्ष चीज नहीं है, ये जरूर और हमेशा ही किसी न किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष होती है। यानी कि जब आप तुलना करेंगे तभी आप किसी वस्तु की स्थिति को बता सकते हैं। जैसे अभी इस कैमरे के रेस्पेक्ट में ही मेरी स्थिति क्या है, मैं इस कैमरे के सामने हूं और लगभग 1 मीटर की दूरी पर खड़ा हूं। तो मेरी स्थिति क्या है,
अगर कैमरा यहां पर है, इस जगह पर कैमरा है, तो मैं कैमरे से 1 मीटर की दूरी पर कैमरे के सामने हूं। ये मेरी स्थिति है। लेकिन अगर मैं इधर चला आया, इस जगह पर आ गया, तो अब क्या हुआ? मेरी स्थिति, अगर ये बोर्ड है तो मेरी स्थिति क्या है? यहां है। तो अब मेरी दिशा ये है और कैमरे से मेरी स्थिति हो सकता है 1.25 मीटर, 1.15 मीटर, जो भी हो वो उसके आसपास होगी। यानी कि डिस्टेंस भी चेंज हो गई, दूरी भी बदल गई और साथ में दिशा यानी कि डायरेक्शन भी चेंज हो गई। क्लियर है? क्योंकि पहले दिशा ये थी, अब दिशा इधर को है। ठीक, तो स्थिति अपने आप में एक सदिश राशि है और ये जो डेफिनेशन है मोशन की वो कंप्लीट नहीं है। तो गलती क्या है इसमें, इस डेफिनेशन में, उसे हम देखते हैं। ठीक है, तो हमें इस डेफिनेशन में लिखना पड़ेगा मोशन इज या मोशन ऑफ अ बॉडी इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट या एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू a फिक्स्ड पॉइंट, जिसको हम रेफरेंस पॉइंट भी कह सकते हैं, फिक्स्ड पॉइंट विद टाइम, विद टाइम। तो मोशन क्या है? किसी ऑब्जेक्ट के, कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, अपनी स्थिति को बदल रहा है किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में, और इस फिक्स्ड पॉइंट को ही हम रेफरेंस पॉइंट या पॉइंट ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट, संदर्भ बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? संदर्भ बिंदु। क्लियर है? बात समझ में आई? तो विद रिस्पेक्ट टू और विद टाइम। अब बात करते हैं विद टाइम की, यानी कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए किसी वस्तु का किसी निश्चित संदर्भ बिंदु या निश्चित बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करना, समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करना वस्तु की गति कहलाता है। ठीक है, तो समय को हम बार बार क्यों इंक्लूड कर रहे हैं? एक बात बताइए, मान लीजिए हम पुरातन काल में रहते होते और उस समय जब हम आदि मानव टाइप के लोग थे, हमारे पास समय का हमें कोई आवश्यकता नहीं थी। दिन रात हो रहा है, हाँ हो रहा है, ठीक है, कोई पूछने थोड़ा आता था कि क्या टाइम हो रहा है। लेकिन जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग हमें समय की जरूरत मूलतः कब पड़ी? जब मान लीजिए मैं यहां से जा रहा हूं और मैं किसी दूसरे पॉइंट पर पहुंचता हूं, तो हाँ मैं यहां से अपना स्थान बदल दिया, तो मेरी स्थिति में परिवर्तन हुआ और उसके लिए मुझे सिर्फ एक संदर्भ बिंदु की ही जरूरत थी। मैं अगर आपके रिस्पेक्ट में, अभी इस कैमरा के रिस्पेक्ट में अगर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूं, तो क्या टाइम देखने की जरूरत आपको पड़ रही है? नहीं, आपको टाइम देखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। आपको सिर्फ इस चीज की जरूरत पड़ रही है कि कैमरे के रिस्पेक्ट में या इस व्हाइट बोर्ड के रिस्पेक्ट में मेरी पोजीशन, मेरी स्थिति क्या है और ये समय के साथ कैसे बदल रही है। बात समझ में आ रही है? लेकिन फिर हम इस टाइम की बात करते क्यों? और डेफिनेशन में ये है, बुक्स में है, तो क्या मैं बुक्स से ज्यादा जानता हूं या मैं शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा हूं? नहीं, ये टर्म इंक्लूड इसलिए किया गया है डेफिनेशंस में हर जगह पर, क्योंकि जब आप लोगों ने नाम सुना होगा अल्बर्ट आइंस्टीन, बहुत रिनाउंड साइंटिस्ट हैं और बहुत रिस्पेक्टेड भी हैं। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। उस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में उन्होंने कहा कि टाइम इज नॉट द एब्सोल्यूट कांस्टेंट इन द यूनिवर्स। मतलब इस ब्रह्मांड में समय हर जगह पर निश्चित दर से नहीं बह रहा है, ये निश्चित नहीं है। निश्चित क्या है? प्रकाश की चाल निश्चित है। लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट, नॉट द टाइम। ठीक, तो अब अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, यानी कि अलग अलग संदर्भ बिंदु के लिए, अलग अलग दर्शक के लिए, अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए टाइम अलग अलग स्पीड से फ्लो कर सकता है। एंड दैट इज व्हाई इस डेफिनेशन में बाद में मॉडिफिकेशन किया गया और हम विद टाइम इसको लिखते हैं। क्यों? हम धरती पर खड़े हैं और मैं अभी कैमरे के सामने बिल्कुल रुका हुआ हूं, लेकिन क्या आप कह सकते हैं कि मैं कंप्लीटली स्टेशनरी हूं, यानी कि विराम की अवस्था में हूं? नहीं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी लगातार घूम रही है, अपने अक्ष पर, अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है और साथ में पृथ्वी सूरज के चारों ओर रिवॉल्व भी कर रही है। तो क्या मैं स्टेशनरी हूं? नहीं।
लेकिन मैं कितनी स्पीड से चल रहा हूं ये डिपेंड किस पे करेगा? देखने वाले पर, यानी कि दर्शक पर, ऑब्जर्वर पर, या उस रेफरेंस पॉइंट पर जहां से मुझे देखा जा रहा है। तो अगर कोई आदमी जियो स्टेशनरी या यूं समझ लीजिए कि पोल्स के साथ सिंक्रोनस सिंक में है और वो स्पेस से मुझे देख रहा है, तो वो मुझे लगातार रोटेट होते हुए दिखेगा और अर्थ की रोटेशन की जो स्पीड है उसे मेरी स्पीड वही दिखेगी। लेकिन अगर कोई सन के साथ फिक्स्ड पॉइंट पे है, यानी कि सन उसके रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है, तो वो मुझे अर्थ के साथ सन के अराउंड रिवॉल्व करते हुए देखेगा और अर्थ की जो स्पीड होगी रिवोल्यूशन की, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने की, वो स्पीड मेरी स्पीड होगी उसके लिए। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट चेंज कर देते ही सिर्फ मोशन ही नहीं, स्पीड भी इन्फ्लुएंस हो सकती है और गति का प्रकार क्या है वो भी प्रभावित हो सकता है। इसलिए हमने टाइम को इसमें इंक्लूड किया है। दैट इज अ बोल्ड कॉन्सेप्ट और बहुत डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है ये। तो अब जो हमारी मॉडिफाइड डेफिनेशन है वो क्या है? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट विद टाइम। और एक बात और आप ध्यान रखिएगा, खासकर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स, कि विद रिस्पेक्ट टू और विद, इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। विद रिस्पेक्ट टू का मतलब होता है हम उससे कंपेयर कर रहे हैं, और विद का मतलब होता है हम बस उसका ध्यान रख रहे हैं, कंपेयर नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरीके से उसे कैलकुलेशन में यूज नहीं कर रहे हैं। तो मोशन के लिए जब मैं कहूं क्या मैं मेरा हाथ वेव कर रहा हूं, तो क्या ये हाथ मूव कर रहा है? तो हाँ, ये मूव कर रहा है, लेकिन क्या इसके लिए आपको टाइम की जरूरत पड़ी? नहीं। तो हमने टाइम को डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया। लेकिन मैं अगर कहूं कि मेरे हाथ के मोशन की स्पीड क्या है, तो आपको टाइम देखना पड़ेगा कि यहां से यहां तक जाने में मेरे हाथ को कितना टाइम लगा और ये डिस्टेंस कितनी थी, और उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करके मुझे बताएंगे कि मेरे हाथ के वेव करने की स्पीड क्या थी। बात समझ में आ रही है? यहां पर सिर्फ विद टाइम होगा। यू कैन नेवर राइट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अंडरस्टूड? क्लियर? तो स्टूडेंट्स, हमने इतना समझ लिया कि मोशन क्या है, यानी कि गति क्या है। गति क्या है? किसी वस्तु का किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तन, किसी वस्तु का किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करना ही क्या है? मोशन, यानी कि गति है। तो विरामावस्था यानी कि रेस्ट क्या है? नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे लिए? रेस्ट। रेस्ट क्या है? रेस्ट या विरामावस्था क्या है? तो सिंपल सी बात है, अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई वस्तु, अगर कोई व्यक्ति किसी निश्चित संदर्भ बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रहा है, तो वो विराम की अवस्था में है। यानी कि इफ the object is not changing its position with respect to some reference point, then the object is said to be at rest with respect to that reference point. ठीक है, मैं लिख देता हूं एक बार इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि सेंटेंस थोड़ा लंबा है। तो if an object does not change its position with respect to a fixed reference point, then the object is said to be at rest with respect to that reference. बात समझ में आ रही है? मतलब अगर कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है, तो वह वस्तु उस निश्चित बिंदु के सापेक्ष विराम अवस्था में होगी। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था कि अगर मेरा हाथ और मार्कर एक साथ इस तरीके से गति कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके कैमरा और इस बोर्ड के रेस्पेक्ट में ये मोशन में है, दोनों ही मोशन में हैं। लेकिन जब आप मार्कर के रेस्पेक्ट में मेरे हाथ को या मेरे हाथ के रेस्पेक्ट में मार्कर को आप देखेंगे, तो चूंकि ये हमेशा एक दूसरे के आमने सामने ही हैं,
ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, एक दूसरे की तुलना में ये विराम की अवस्था में है, पर जरूरी नहीं है कि ये वास्तव में विराम की अवस्था में हो। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो इतनी चीजें मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। इतनी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट्स हैं तो आप क्वेश्चंस भी मुझे कमेंट में पिन कर सकते हैं, डाल सकते हैं, मैं आपकी क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और अगला टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, अभी तक आप एक चीज तो समझ गए होंगे कि मोशन जो है ये कोई एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट नहीं है। वो क्या है? इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। मतलब मोशन क्या है, यानी कि गति क्या है? गति एक सापेक्ष संकल्पना है। सापेक्ष संकल्पना, ठीक है। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि जस्ट लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मान लीजिए ये कोई ट्रेन का डिब्बा है और इस ट्रेन के डिब्बे में ये कोई विंडो है, ठीक, और यहां पर कोई आदमी बैठा हुआ है, ठीक। ये कोई आदमी है जो बैठा हुआ है ट्रेन के अंदर। अब और ट्रेन जो है वो इस डायरेक्शन में मान लीजिए फिलहाल के लिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है। और इस ट्रेन में एक दूसरा आदमी भी है जो इसके साथ बैठा हुआ है। मान लीजिए इसको पैसेंजर ए लिख देता हूं, इसको पैसेंजर बी लिख देता हूं। और यहां बाहर भी, ट्रेन के बाहर प्लेटफॉर्म पर भी एक आदमी खड़ा है, ठीक। इसको मैं पैसेंजर सी लिख देता हूं। तो अब अगर ये पैसेंजर ए पैसेंजर बी से पूछेगा, ये दोनों ट्रेन में बैठे हुए हैं, ठीक है, अपनी अपनी सीट पे बैठे हैं, कहीं वॉक नहीं कर रहे हैं, टहल नहीं रहे हैं, सीट पे बैठे हुए हैं। पैसेंजर ए अगर पैसेंजर बी से पूछेगा कि भाई साहब क्या मैं गति कर रहा हूं या मैं विरामावस्था में हूं, तो बी क्या देखेगा? बी देखेगा कि वो बैठा हुआ है अपनी सीट पर और बी के रेस्पेक्ट में वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों ही सीट पर बैठे हुए हैं चुपचाप। तो बी कहेगा भाई साहब आप रेस्ट में हैं, यानी कि आप विरामावस्था में हैं, ठीक, विरामावस्था में। फिर ये ए इस सी से पूछेगा भाई साहब क्या मैं विरामावस्था में हूं या गति की अवस्था में हूं, तो सी को क्या दिखेगा? ट्रेन जा रही है और धीरे धीरे ये लोग भी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। तो धीरे धीरे जब ये लोग आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं उसको, तो सी के रिस्पेक्ट में क्या होगा? तो सी कहेगा भाई साहब आप मोशन में हैं, यानी कि आप गति की अवस्था में हैं, आप गति कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये एक छोटा सा एग्जांपल हमको ये एक्सप्लेन कर देता है कि ए एक ही व्यक्ति, यानी कि एक ही ऑब्जेक्ट, एक ही वस्तु, एक ही व्यक्ति एक ही समय पर बी के रेस्पेक्ट में विरामावस्था में है और सी के रेस्पेक्ट में गति की अवस्था में। तो इसका मतलब है कि यह आवश्यक नहीं है कि कोई वस्तु एब्सोल्युटली रेस्ट में होगी या मोशन में, हम ये कह सकें। ये कहा ही नहीं जा सकता, किसी भी वस्तु के लिए ये नहीं कहा जा सकता कि वो वस्तु विराम की अवस्था में है या वो गति की अवस्था में है। और अगर कोई वस्तु मेरे लिए विराम की अवस्था में है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो इस ब्रह्मांड के हर एक कण, हर एक पिंड, हर एक वस्तु, हर एक व्यक्ति के लिए वो विराम की अवस्था में ही हो। जैसे पृथ्वी मेरे रिस्पेक्ट में विराम की अवस्था में है, अर्थ जिस पर हम रहते हैं, ये बिल्डिंग जिसमें मैं खड़ा होकर के आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूं, ये बिल्डिंग मेरे रिस्पेक्ट में विराम की अवस्था में है और मैं इस बिल्डिंग में एक जगह खड़ा हूं तो मैं भी विराम की अवस्था में हूं इस बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में। लेकिन मैं ये बिल्डिंग, ये अर्थ, ये सब कुछ स्पेस के किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में मूव करती हुई दिख सकती है। अगर हम सन के रिस्पेक्ट में देखें तो ये सब मूव कर रहे हैं सूर्य के चारों ओर। अगर हम चंद्रमा के साथ हिसाब से देखें तो चंद्रमा को ये लगेगा कि पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। अगर हम पृथ्वी से देखें तो हमें सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हुए दिख रहा है, जो कि पुरानी धार्मिक कल्पनाओं में था भी,
पुरानी धार्मिक मान्यताएं थी कि धरती, अर्थ इस ब्रह्मांड का, इस यूनिवर्स का सेंटर है और सारे स्टार्स, प्लैनेट्स, ये सब धरती के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं और हम बहुत स्पेशल हैं। ये बहुत सारे रिलीजियंस में का सेंट्रल पॉइंट रहा है इमेजिनेशन का कि गॉड मेड अस वेरी स्पेशल। बट ऐसा नहीं है। आज की साइंस से के जरिए और जो एडवांसमेंट हुई है, जो हमारे पास आज नॉलेज है, उससे हम जानते हैं कि हम एब्सोल्यूट नहीं हैं और सूरज पृथ्वी का चक्कर नहीं लगा रहा है, बल्कि पृथ्वी खुद सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है। क्लियर है? तो इसीलिए गति एक सापेक्ष संकल्पना या सापेक्ष सिद्धांत है। ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। कोई ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पर किसी के लिए रेस्ट में और किसी दूसरे के लिए मोशन में हो सकता है। क्लियर है इतनी बात? तो स्टूडेंट्स, समराइज कर लेते हैं अभी तक हमने क्या सीखा। ठीक है, समराइज कर लेते हैं। अभी तक हमने पहली चीज ये सीखी कि मोशन क्या है। शॉर्ट में, चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक, क्लियर? इसके अलावा रेस्ट क्या है? नो चेंज इन पोजीशन with respect to reference point। और तीसरी चीज जो हमने जानी वो ये कि मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव concepts, they are not absolute। ठीक, मतलब क्या है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए? पहली चीज कि गति क्या है? किसी वस्तु का किसी फिक्स्ड पॉइंट यानी कि निश्चित बिंदु, जिसे हम संदर्भ बिंदु भी कह सकते हैं, के रेस्पेक्ट में अपनी स्थिति में परिवर्तन करना। दूसरी चीज हमने सीखी कि रेस्ट क्या है? किसी वस्तु का किसी संदर्भ बिंदु के रेस्पेक्ट में या तुलना में अपनी स्थिति में परिवर्तन ना करना विरामावस्था है। हमने ये भी सीखा था कि पोजीशन यानी कि स्थिति क्या होती है? स्थिति क्या है? किसी वस्तु की संदर्भ बिंदु से दूरी और दिशा दोनों का एक संभाव कह सकते हैं, ये दोनों का मिक्सचर है। मतलब अगर हम स्थिति किसी वस्तु की बता रहे हैं तो हमें दोनों चीजें हम बताएंगे, यानी कि पोजीशन के साथ क्या है? पोजीशन क्या है? डिस्टेंस, दूरी प्लस डायरेक्शन। किसी वस्तु की संदर्भ बिंदु से दूरी और दिशा, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? पोजीशन। तो यही तीसरी चीज थी, चौथी चीज जो हमने अभी तक सीखी। क्लियर है? इसके बाद अब हम सिर्फ जो इस लेक्चर में एक ही पॉइंट और डिस्कस करेंगे और वो पॉइंट है टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ यानी कि गति के प्रकार, कि गति के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो गति का प्रकार होगा वो क्या है? आप लोग की बुक्स में जो जनरली मेंशन्ड है वो क्या है? सरल रेखीय गति या स्थानांतरीय गति, जिसको हम सिंपली इंग्लिश में लिख सकते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, सरल रेखीय गति या स्थानांतरीय गति। स्थानांतरीय गति के लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं वो है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन सिंपल। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब ये होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु एक सीधी रेखा में, सरल रेखा में, स्ट्रेट लाइन के अलोंग अगर वो मूव कर रही है तो हम उसके मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब क्या होता है? बस वस्तु बिना घूमे सीधे सीधे ऐसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। यानी कि अगर वस्तु ऐसी है, मान लीजिए इस तरह की, और इसका हर एक कण एक सरल रेखा में ही गति कर रहा है और वो सारी सरल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं,
एक दूसरे के समांतर हैं और वो बिना घूमे, अपने अक्ष पर बिना घूमे, अगर वो सीधा सीधा, जैसे ये है, सीधे सीधे ऐसे चला जा रहा है, इस तरीके का कोई रोटेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, सीधा ऐसे चला जा रहा है, तो ये क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन, यानी कि स्थानांतरीय गति है। स्थानांतरीय, स्थान परिवर्तन की गति, जिसमें वस्तु सिर्फ स्थान परिवर्तित कर रही है और किसी भी तरीके से वो घूम फिर नहीं रही है, यानी कि किसी भी तरह का घूर्णन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक। जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड नेम है, वो क्या है? घूर्णन गति और सर्कुलर मोशन। दो हैं, क्या है? एक घूर्णन है जिसको हम रोटेशनल मोशन कह सकते हैं, सॉरी रोटेशनल मोशन, और एक टर्म जो इसी के साथ कंफ्यूज किया जाता है वो है सर्कुलर मोशन, ठीक है। रोटेशनल मोशन का मतलब क्या होता है? रोटेशनल मोशन का मतलब क्या? जैसे मैं हूं, अगर मैं अपनी जगह पर खड़ा हूं और लगातार इस तरीके से घूम रहा हूं, इस तरीके से, ठीक है, तो ये क्या है? इसको हम कहते हैं घूर्णन गति या रोटेशनल मोशन। अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करें तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसके, जो मान लीजिए इस तरीके का ऑब्जेक्ट है और ये उस ऑब्जेक्ट की कोई एक्सिस है, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, उसके पैरेलल, परपेंडिकुलर, ऐसे भी हो सकती है वो लाइन, ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि ऐसे ही हो, लेकिन फिलहाल मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है इस तरीके का और ये कोई लाइन है और ऑब्जेक्ट इस लाइन के चारों तरफ इस तरीके से रोटेट कर रहा है। जैसे ये मार्कर है और ये लाइन है और मार्कर इस लाइन के चारों तरफ इस तरीके से आपको दिखाने के लिए ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? ये क्या है? रोटेशनल मोशन, यानी कि घूर्णन गति है, ठीक। हाँ, रोटेशनल मोशन है, क्लियर। सर्कुलर मोशन ऑन दी अदर हैंड, वो क्या है? सर्कुलर मोशन तब होता है जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति कर रही हो। जैसे आप एक सर्कुलर पाथ पर साइकिल चला रहे हो या दौड़ रहे हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? वृत्तीय गति। अब इन दोनों को एक साथ रखना वैसे तो सही नहीं है, लेकिन मैं आपको लिंक एक इनका बता देता हूं। वो ये है कि जब कोई भी वस्तु घूर्णन गति यानी कि रोटेशनल मोशन करती है, तो हम कह सकते हैं कि इस वस्तु के जितने भी पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट, इस वस्तु पर जितने पॉइंट्स हैं, वो सारे पॉइंट्स इस एक्सिस के अलोंग एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहे होते हैं। एक सर्कुलर पाथ पर वो मूव कर रहे होते हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स, और इन सारे पॉइंट्स का सेंटर इसी एक्सिस पर ही लाई करता है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, समझ लीजिए। सर्कुलर मोशन का मतलब होता है जब कोई कण या कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर लगातार गति कर रही है, तो इसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। और रोटेशनल मोशन का मतलब होता है जब कोई वस्तु किसी अक्ष के अनुदिश क्या कर रही हो? इस तरीके से घूम रही हो, अपना स्थान नहीं परिवर्तित कर रही है, बस वो घूम रही है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में घूम के दिखाया इस तरीके से, तो मैं क्या कर रहा था? मैं वहीं पर खड़ा हूं, बस घूम जा रहा हूं, है ना। तो ये क्या है? रोटेशनल मोशन। और इस स्थिति में मेरे हाथ में जो मार्कर है, मेरे सर पर कोई भी पॉइंट्स ले लीजिए, बाल ले लीजिए, मेरी आंखें ले लीजिए, मेरी नाक ले लीजिए, ये एक एग्जैक्टली एक सर्कुलर पाथ पर मूव करते हुए दिखेगा, एक वृत्ताकार पथ पर गति करता हुआ दिखेगा। तो जब वस्तु किसी अक्ष के चारों ओर घूम रही हो, या यूं कहें कि उसके सारे के सारे कण, सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहे हो, और उन सारे सर्कुलर पॉइंट पाथ्स का जो सेंटर हो वो इसी एक्सिस पर लाई कर रहा हो, तो हम उसको रोटेशनल मोशन कहते हैं। और अगर कोई वस्तु पूरे के पूरे एक वृत्ताकार पथ पर खुद गति कर रही है, फैली नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, उसका कोई यहाँ सेंटर से लेना देना नहीं है, सेंटर पर वो नहीं है वस्तु, वो ऐसे वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है, तो उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो इन दोनों में लिंक जरूर है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस भी है। तीसरा जो हमें मिलेगा वो क्या है? वाइब्रेटरी मोशन, ठीक, कंपनिक गति। क्या है? वाइब्रेटरी या वाइब्रेशनल भी हम लिख सकते हैं, वाइब्रेशनल। वाइब्रेशनल मोशन क्या है? कोई चीज अगर वाइब्रेट कर रही है, कंपन कर रही है इस तरीके से, ठीक है, तो
ये लगातार जैसे स्प्रिंग होता है, आप स्प्रिंग को खींच करके छोड़ दीजिए तो वो लगातार ऊपर नीचे वाइब्रेट करता है, ठीक, कंपन करता है, तो इसको हम वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं। इसके साथ मिलता जुलता एक वर्ड आप सुनते होंगे, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, इंटर आलिया यूज होते हैं, ये दोनों एक दूसरे की जगह पर यूज होते हैं, ये दोनों एक दूसरे की जगह पर यूज होते हैं, लेकिन इनमें एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है? वाइब्रेशनल मोशन तब हम कहते हैं जब बहुत तेजी से ऑसिलेशन हो रहा हो, इस तरीके से। जैसे ये स्केल है, आप स्केल को देखिए, अगर मैं इस स्केल को खींचूं तो ये क्या हो रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा, ये बहुत तेजी से ऑसिलेशन हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसे धीरे धीरे ऐसे ऐसे करूं या ऐसे ऐसे पेंडुलम की तरह लुढ़काऊं, ये क्या है? ये ऑसिलेशन है। लेकिन अगर मैंने इसको उल्टा सीधा करने की बात नहीं है, ऐसे करें, अगर ये है तो ये क्या हो रहा है? ये वाइब्रेशन है। तो वाइब्रेशन बहुत तेजी से होते हैं, वाइब्रेशन वो ऑसिलेशन है जो बहुत कम टाइम में होता है, या जिसका टाइम पीरियड बहुत कम होता है, यानी कि जो बहुत जल्दी जल्दी होता है, उसको हम वाइब्रेशन बोलते हैं। और अगर वो स्लोली हो रहा है कुछ इस तरीके से, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन बोलते हैं, या ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। क्लियर? तो ये 3-4 टर्म्स हो गए। इसके अलावा और कोई टाइप ऑफ मोशन नहीं होते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में आपके लिए ये एक्चुअली 2, ये 3 और ये 4 और ये 5, क्योंकि ये दोनों लगभग एक ही जैसी चीज है, इंटर आलिया, एक दूसरे की जगह पर इनका नाम इस्तेमाल होता है। स्लाइट डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मोशन कितने टाइप के होते हैं, लगभग 5 तरह के मोशन होते हैं। क्लियर है? इसके अलावा एक और मोशन आपको कहीं कहीं किसी बुक्स में मिल जाएगा, वो है इर्रेगुलर या रैंडम मोशन। इर्रेगुलर या रैंडम मोशन। रैंडम मोशन का मतलब क्या है? कहीं कहीं आपको केमिस्ट्री की बुक्स में ब्राउनियन मोशन वर्ड सुनने को मिलेगा, एक वर्ड सुनने को मिलेगा ब्राउनियन मोशन। वो भी क्या है? एक रैंडम मोशन ही है। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, यहां से चला इधर, फिर यहां गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, ये गया, तो क्या कोई पैटर्न दिख रहा है आपको? इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है ना, वो बस चलता चला जा रहा है। तो ये क्या है? एक रैंडम मोशन है, जिसको हम इर्रेगुलर मोशन भी कह सकते हैं। इसी को हम ब्राउनियन मोशन भी कह सकते हैं, पार्टिकल्स के केस में, खासकर लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली ये मैक्सिमम 6 टाइप्स ऑफ मोशन हैं, और या इनके कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। अभी आपके लेवल पर ये 6 बहुत ज्यादा हैं, काफी हैं। तो अभी के लिए यहां तक ही आपकी वीडियो है स्टूडेंट्स। तो अभी आज के लिए इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, और इसके आगे के टॉपिक्स को हम एक नई वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।